तेजस्वी और नीतीश कुमार मिल करके अगर ढंग से बिहार को चलाना चाहेंगे तो निश्चित ही बिहार की सरकार लंबे समय तक टिकेगी। लेकिन भाजपा के लोग जो बिहार में हैं वो मोदी के प्रति जो भाव होना चाहिए वो नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग अवसरवादी हैं। बेशक यहाँ के भाजपा के लोग अवसरवादी हैं और वंचितों की गोलबंदी जब जब हुई ऊंची जाति के लोगों ने सेंध लगाया। भारत की व्यवस्था में वर्चस्व की व्यवस्था काबिज है। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। भाजपा के लोगों में सामंती सोच और समाज के शोषण की व्यवस्था बिहार में सबसे ज्यादा बिहार के नेताओं में उनका अपना कोई सामाजिक चरित्र नहीं है, जनता में प्रभाव नहीं है। जहाँ तक केंद्र की बात आएगी तो मोदी भूतो न भविष्यति। मोदी से बेहतर अभी भारत में कोई अल्टरनेटिव देश के लिए मुझे तो दिखाई नहीं देता है। मैं बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, मैं मांस भी खाता था, लेकिन जिस दिन राजीव दीक्षित को सुना उस दिन के बाद से आज तक तो नहीं पाया। और मैं आम लोगों से निवेदन करता हूं कि उनके विचारों को सुनिए, स्वास्थ्य के विषय में सुनिए। स्वास्थ्य से सुनने के बाद आपके अंदर कभी बीमारी की उत्पत्ति नहीं होगी, समस्याओं का समाधान होगा। राष्ट्र के विषय में आपको सच्चाई जानकारी होगी और व्यवस्था की जब स्पष्ट जानकारी होगी तभी किसी व्यक्ति के विषय में विश्लेषण करने में आपको सहूलियत होगी और देश और समाज को आप रास्ता देने में सफल हो जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं संजय दास गुप्ता। इस समय हमारे राजू जी के पास आए कि जो बहुत अच्छे समाज सेवक हैं और हमारे दीक्षित साहब को लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो कि IK गुजराल और माननीय प्रधानमंत्री के बहुत बड़े नज़दीक थे। अब इन्होंने एक मुकाम उठाया है कि भारत को कैसे किया जाए, सब क्या पॉलिसीज़ है। आइए उनसे परिचय करके उनके बारे में जानते हैं। नमस्ते भैया, आप अपना परिचय हमारा। मैं डॉक्टर राजू कुमार विद्यार्थी, वर्तमान में मैं स्वधर्म संदेश हिंदी मासिक पत्रिका का राष्ट्रीय संस्थापक हूं और राजीव दीक्षित भारत निर्माण ट्रस्ट के माध्यम से देश में लोगों को जागरूक करने के लिए काम करने का मन बनाकर समर्पित हूं। जी, ये क्या मंशा है? ये हमारे दीक्षित साहब को आज है नहीं, दुनिया में बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आप उसकी विचारधारा को कैसे अपना के आगे की ओर ले जाए? इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। इतिहास उन्हीं लोगों की लिखी जाती है जिनके विचारों का अनुपालना आने वाली भविष्य करती है। राजीव दीक्षित न भूतो न भविष्यति। राजीव दीक्षित के विचार इतने महान थे कि उनके विचार कभी मर ही नहीं सकते। और आज के परिप्रेक्ष्य में भारत को नवनिर्माण के लिए राजीव दीक्षित से अच्छा कहीं कोई विचार नहीं है। जितना परिमार्जित और जितना स्पष्ट दृष्टिकोण भारत के संदर्भ में राजीव भाई ने देश के लिए दिया है, शायद वह भारत में वर्तमान समय में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जी, अभी जो केंद्र सरकार कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बहुत से लोग खुश नहीं है, बहुत से लोग उनकी आलोचना करते हैं। आपका क्या कहना है? आप इस बारे में क्या बताएंगे? सबसे बड़ी बात है, इस देश का दुर्भाग्य है कि दुनिया में कोई भी देश जब आज़ाद हुआ तो वहाँ वैचारिक क्रांति हुई। भारत वैचारिक क्रांति से अछूता है। भारत के लोग दुर्भाग्य है कि अपने देश की सच्चाई को भी नहीं जान पाते हैं। जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि इस युग में मोदी जैसा कोई व्यक्ति राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए आया है, पर समाज के लोग जो अपने जीवन को रोजी रोटी तक सीमित कर रखे हैं, उनको देश की समस्याओं को जानने के लिए फुर्सत नहीं है और उनको उन कामों में रुचि भी नहीं है, जिसके कारण देश की गंभीर विषयों की जानकारी देश की जनता को नहीं है। अन्यथा मोदी जैसे ईमानदार व्यक्ति के विरोध में देश में जनभावना उभरे, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं बिहार में, जैसे कि बिहार में वंचितों की गोलबंदी हुई है। मैं ऐसा मानता हूँ कि नीतीश ऐसा चतुर व्यक्ति जो मोदी को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मोदी ने भाजपा के स्थायित्व के लिए बिहार में उनके साथ समझौता किया था। लेकिन भाजपा के लोग जो बिहार में हैं वो मोदी के प्रति जो भाव होना चाहिए वो नहीं था, क्योंकि यहाँ के लोग अवसरवादी हैं। बेशक यहाँ के भाजपा के लोग अवसरवादी हैं और वंचितों की गोलबंदी जब जब हुई ऊंची जाति के लोगों ने सेंध लगाया। भारत की व्यवस्था में वर्चस्व की व्यवस्था काबिज है। बिहार में वंचित और सर्वहारा का पक्ष आज भी मजबूत है। 1980 तक ऊंची जाति के लोगों ने वंचितों के साथ शोषण दोहन दमन किया। 80 के बाद लालू के नेतृत्व में जब शक्ति का समायोजन हुआ तो ऊंची जाति के लोगों ने सेंध लगाकर उन्हें बदनाम भी किया और उनकी सरकार को भी खत्म किया।
आगे भी नीतीश के साथ वैसे ही लोग थे भाजपा के रूप में। लेकिन भाजपा के लोग जो अपने गिरेबान को नहीं देखते हैं और बिहार में नीतीश को ज़्यादा दोषी दे रहे हैं, मुझे उचित नहीं लगता। अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। भाजपा के लोगों में सामंती सोच और समाज के शोषण की व्यवस्था बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार के नेताओं में उनका अपना कोई सामाजिक चरित्र नहीं है, जनता में प्रभाव नहीं है। इसलिए जनता के वंचितों की गोलबंदी को आप जंगल राज कहें, यह कैसे संभव है? बिहार में जनता की गोलबंदी पिछले चुनाव में लालू के पक्ष में गया था। जी बिल्कुल, समझे कि नहीं? ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि परिवारवाद इस देश में हावी है। तो हम किसी व्यक्ति की कमी को सामाजिक कमी के रूप में स्थापित कर देते हैं, ऐसा होता नहीं। समाज को देखना चाहिए कि क्या गलत है, क्या गलत, क्या सही। इसीलिए बिहार और राष्ट्र, बिहार में वंचितों को गोलबंदी और वर्तमान समय जो शासन आया, मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन जहाँ तक केंद्र की बात आएगी तो मोदी भूतो न भविष्यति। मोदी से बेहतर अभी भारत में कोई अल्टरनेटिव देश के लिए मुझे तो दिखाई नहीं देता है। इसलिए मोदी के विषय में कोई कुछ कहता है तो मुझे दुख होता है। और मोदी जी से मेरी नाराजगी इस बात के लिए है कि गरीबों बेतहाशा कर बोझ बढ़ाना बिना उसकी क्रय शक्ति को समझे दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी का परिप्रेक्ष्य में बिहार में जो राजनीतिक हलचल आया है, इसके बारे में राजू साहब आपका क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिहार में यह मानता हूँ कि वर्तमान में जो शासन आई है, तेजस्वी और नीतीश कुमार मिल करके अगर ढंग से बिहार को चलाना चाहेंगे तो निश्चित ही बिहार की सरकार लंबे समय तक टिकेगी। लेकिन बिहार के लोग अगर नीतीश और तेजस्वी का समर्थन करें और मोदी का विरोध करें, यह भी उचित नहीं। अगर बिहार में वंचितों की गोलबंदी सफल होनी चाहिए तो राष्ट्र में मोदी का नेतृत्व ही को बना रहना देश के हित में जरूरी है। और उसके विरोध में बात करने वाले लोग को मैं राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं मानता हूँ। बेशक, बहुत अच्छी बात आपने बताया। अच्छा राजू सर, अभी जो है ये कास्टिज्म जो बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी और जगह जो चल रहा है, ये कास्टिज्म हावी होता है इलेक्शन के। देखिए, दरअसल आपका क्या है? सबसे बड़ी बात है, यह दुर्भाग्य है किसी देश का कि जहाँ इंसानी जज्बातों का इतना बड़ा प्रभाव रहा हिंदुत्व में, सनातन व्यवस्था में, वहाँ के लोगों को राजनीति ने जाति और धर्म में बांध करके अपने रोटी सेकने के चक्कर में समाज को खंड खंड किया। हमारे सामाजिक व्यवस्था में जाति वर्ण व्यवस्था इसलिए था कि कार्यों का बंटवारा था। वर्ण व्यवस्था को लोगों ने राजनीतिक व्यवस्था में बदल दिया, राजनीतिक लाभ के लिए। हमारे यहाँ तक कुम्हार था, लोहार था, बढ़ई था, सोनार था, चमार था, तेली था, तमोली था, नोनिया था, बनिया था। ये सब जातियाँ अपने अपने काम में दक्ष थी और उसके काम के बदौलत जो शक्ति देश में था, 1831 के अंग्रेजों ने जो आर्थिक सर्वेक्षण कराया था उसमें भारत विश्व गुरु के रूप में दिखा था, क्योंकि भारत का व्यापार इस सामाजिक व्यवस्था के बल पर ही विश्व में 42% व्यापारिक अधिकार रखता था दुनिया में, और भारत की शुद्ध मुनाफा 36% थी। तो हमारी जो समाज व्यवस्था थी जाति और वर्ण के आधार पर, वह व्यवस्था निर्माण के लिए था, न कि राजनीतिक लाभ के लिए। नेताओं ने राजनीतिक लाभ का आधार बना दिया। इसीलिए सामाजिक दुराभाव और व्यभिचार जब समाज में प्रबल हुआ तो समाज टूटता गया और इसका दुरुपयोग नेताओं ने किया। इसीलिए राजनीति करने वाले लोगों का चरित्र आज समाज के लिए अनुकरणीय नहीं रह गया। राजू सर, आपका कहना है कि ये जो हमारे राजीव दीक्षित जी जो कि बहुत अच्छे हमारे लीडर थे, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक था, उनके बारे में आप भारत को, नागरिकों को क्या कहने का? दरअसल में देश की मूल समस्या लोगों का विचारों का भटकाव है। जी सर। जब तक इंसान अपने लक्ष्य के लिए समर्पित नहीं होगा और योजना पर प्रतिबद्ध होकर काम नहीं करेगा, जब तक देश को कुछ मिलने नहीं जा रहा। समाज की जो समस्या है, लोगों के बीच विभिन्नता और स्वार्थ है, लोभ, लालच, स्वार्थ और अवसरवाद, ये हमारी सामाजिक विकृतियां हैं। जब तक इसको खत्म करके जो हमारी पूर्व व्यवस्था थी, सहयोग, सहकारिता, भाईचारा और विश्वास, जब हम उस आधार पर अपने आप को स्थिर करेंगे तभी जाके समाज का निर्माण होगा। और इस दिशा के लिए राजीव दीक्षित ने यही समझाया कि वक वक अवक एंड टॉक टॉक टॉक। आप समाज को समाज के विषय में सही जानकारी दीजिए। जब समाज जगेगा तभी देश का निर्माण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। तो राजीव दीक्षित ने जितने सरल ढंग से देश के हित के लिए जो परियोजनाएं और विश्लेषण और जो एक अन्वेषणात्मक सामग्री उपलब्ध कराया है, वो हर भारत के नागरिक को सुनने और समझने की जरूरत है। मेरा ऐसा मानना है कि इस देश में अगर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ आदमी राजीव दीक्षित का स्वास्थ्य कथा सुन ले तो अपनी इलाज कर लेगा। इसी तरह अगर इंसान
अगर राजीव दीक्षित को सुनने के बाद अगर उसमें अपनी चेतना में बदलाव नहीं आता है तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे नराधम व्यक्ति, सबसे भटका हुआ व्यक्ति अगर राजीव दीक्षित को सुनेगा तो उसके चरित्र में आप बदलाव देख सकते हैं। चोर को भी बदल सकता है, डकैत को भी बदल सकता है, विचारहीन को भी बदल सकता है। हर तरह के लोगों में गंभीर बदलाव की स्थिति राजीव दीक्षित के विचारों को सुनने के बाद आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे। ये मेरा ऐसा मानना है और मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता था, मैं मांस भी खाता था, लेकिन जिस दिन राजीव दीक्षित को सुना उस दिन के बाद से आज तक मैं ले नहीं पाया। तो उनके विचारों में इतनी सत्यता और इतनी स्पष्टता है, इतना वैज्ञानिक अस्तित्व है कि उसको सुनने के बाद हर आदमी को लगता है कि वो मेरे लिए अनुकरणीय है और उसके अनुकरण करने के बाद सामाजिक बदलाव की पृष्ठभूमि स्वतः तैयार होने लगती है। इसीलिए राजीव दीक्षित के विचारों को घर घर पहुंचाने की ज़रूरत है। हाँ, जैसा कि मैं समझता हूँ राजीव दीक्षित के सुनने के बाद जिस तरह से मेरे जीवन में बदलाव आया, अगर राजीव दीक्षित के विचारों को गंभीरता से सुनते हैं और आपकी भी कोई परेशानी है, सिर्फ एक एपिसोड को, उनके एक व्याख्यान को सुनने के बाद अगर आप में बदलाव नहीं आए तो मैं नहीं मानता कि आप में बदलाव नहीं होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपके जीवन में उनको सुनने के बाद भयंकर बदलाव आएगा, जिसके बल पर आप देश और समाज को बदलने के हालात में पहुंच सकते हैं। यही मेरी निजी समझ है राजीव दीक्षित के प्रति। और मैं आम लोगों से निवेदन करता हूं कि उनके विचारों को सुनिए, स्वास्थ्य के विषय में सुनिए। स्वास्थ्य से सुनने के बाद आपके अंदर कभी बीमारी की उत्पत्ति नहीं होगी, समस्याओं का समाधान होगा, राष्ट्र के विषय में आपको सच्चाई जानकारी होगी और व्यवस्था की जब स्पष्ट जानकारी होगी तभी किसी व्यक्ति के विषय में विश्लेषण करने में आपको सहूलियत होगी और देश और समाज को आप रास्ता देने में सफल हो जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। जी धन्यवाद। ये थे हमारा राजेश, धन्यवाद।